गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने अभी तक जो फिजिक्स में पढ़ा है वो सारा का सारा निश्चित रूप से एक बार समराइज जरूर कर लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगेन बात करना चाहेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ, जिसमें हमारा एक एप्लीकेशन स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो मान लीजिए कोई मेरे पास सर्कुलर लूप है, वहां मैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो उसके मेरे पास दो तीन तरीके हो सकते हैं, जिनमें से पहला तरीका मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सपोज ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में ये जो बीच में गैप है ये नेग्लिजिबल है, रेडियस इसका r है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालनी है पॉइंट O पर। फ्लो होने वाली करंट को मैंने इसमें क्लॉकवाइज कंसीडर किया हुआ है। मान लीजिए मैं यहां एक छोटा सा लेंथ dl कंसीडर कर लेता हूं, इसमें से फ्लो होने वाली करंट I है, तो करंट एलिमेंट मेरे पास हो गया आइडियल। जहां तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और करंट एलिमेंट है, इसके बीच में एंगल की बात है तो सब लोग जानते हैं सरकमफ्रेंस और रेडियस के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होता है। अब मैं सिंपल सा इसमें बायो-सैवर्ट्स लॉ को लगाऊंगा। बायो-सैवर्ट्स लॉ मेरे पास था dB इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl sin थीटा ओवर r स्क्वायर। स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म को मैंने यहां नहीं लिखा है, हालांकि जब आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाएंगे जैसे नीचे लिखी हुई है, उसके बाद इस स्टेप पे आएंगे। वैल्यूज की बात करूं मैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई तो कांस्टेंट है, I dl अपनी जगह पे हो गया, sin 90 है तो मुझे 1 प्लेस करना है, इसलिए मैंने यहां पे 1 लिख दिया। r स्क्वायर की बात करेंगे तो दैट इज सिंपल सा r स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आई थी मेरे पास dB की। अगर मैं पूरे सर्कुलर लूप की वजह से निकालना चाहता हूं, मैंने पहले कहा है ये वाला जो पार्ट है वो नेग्लिजिबल है, तो मेरे को क्या करना होगा, इंडिकेट करना होगा। इंडिकेशन की बात करूंगा तो यहाँ पे b आएगा, और यहां मैं बात करूंगा तो दैट विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये सारे के सारे कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहे। dl मेरा चेंज हो रहा है और सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग है, तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा dl। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से शुरू करके यहीं पे वापस आके खत्म करता हूं तो इसे क्लोज इंटीग्रेशन भी कह सकता हूं, और क्लोज इंटीग्रेशन कहूंगा तो मुझे पता है कि सर्कुलर लूप के लिए ये वैल्यू 2 पाई r के बराबर होती है। तो सिंपली आई हैव टू पुट हियर म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर r स्क्वायर, और dl की जगह पे हो जाएगा 2 पाई r। देखो बच्चों, यहां से मैं कैंसिल आउट करके व्हाटएवर सो ये सब किया था। देखो बच्चों, यहां कुछ चीजें हम लोगों को ध्यान से देखनी है। सबसे पहले जो कॉमन नोटेशन है उसके बारे में बात करें कि भैया रेडियस जो है वो लूप की r है, तो नॉर्मली हमने r नहीं रखी है, कोई कैपिटल r ले सकता है, कोई स्मॉल r ले सकता है, कोई a ले सकता है, व्हाटएवर सो, ठीक। दूसरी बात कंप्लीट है। तीसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं दे रखे, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे तो ऑब्वियसली मेरे को 1 कंसीडर करना है। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स मेरे को दे रखे होते, सपोज कैपिटल N दे रखा होता टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर, तो ऑब्वियस है मैं यहां N से मल्टीप्लाई कर देता, तो इस तरह से मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता। ये अभी तक हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकालना है। यूनिट की बात करेंगे तो टेस्ला में आएगा एसआई सिस्टम में। अब एक खास बात देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 2 पाई को यहां इस 4 पाई के साथ में ऑपरेट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, म्यू नॉट ओवर 2 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रीजन बिहाइंड, जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई है इसकी एक कंसोलिडेटेड वैल्यू है 10 टू पावर -7। आई होप सो आप डालेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस आप लोगों को हो जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं यहां पे और डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए ये लूप मेरा कंप्लीट नहीं है, सपोज ये सेमी सर्कुलर लूप है, अब इसके सेंटर पे यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस देख सकता हूं। स्टूडेंट्स, क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख सकता हूं? मैं ये कॉन्सिक्वेंसेस देख सकता हूं कि इस फॉर्मूले में 2 पाई आ रहा है, ये 2 पाई कहीं ना कहीं सेंटर पे 360 डिग्री एंगल को शो कर रहा है। अब ये सेंटर पे बनने वाला एंगल है मान लीजिए मेरा 180 डिग्री, इसका मतलब पाई आना चाहिए।
तो सिंपली मैं यहां पे 2 पाई की जगह पे क्या प्लेस करूंगा, पाई प्लेस करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए ये लूप जो है मेरा सेमी सर्कुलर भी नहीं है, 90 डिग्री का सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, क्वार्टर है। तो ऐसी स्थिति में ये सेंटर पे सबटेंडेड एंगल हो जाएगा पाई बाई 2। तो सिंपली आई में राइट हियर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर एंड हियर दैट इज पाई बाई 2। बच्चों एक जनरल फॉर्मूला मैं निकाल के दे सकता हूं, यहां से क्या दे सकता हूं, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर साथ में अल्फा। ये अल्फा क्या है, अल्फा है जो भी मेरे पास सेगमेंट है, जो भी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस है, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। पाई बाई 2 कर रहा है तो पाई बाई 2 डालूंगा, पूरा है तो 2 पाई डालूंगा, आधा है तो पाई डालूंगा। मान लीजिए 60 डिग्री है तो सिंपली अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो दैट इज पाई बाई 3। कहने का मतलब मेरे को ये अल्फा जो है वो इन टर्म्स ऑफ पाई डालना है या इन टर्म्स ऑफ रेडियन डालना है, ऐसा ही सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी की सारी बात तो थी किसको लेकर के, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के। अब यहां एक मेजर पार्ट रह गया, दैट इज व्हाट, डायरेक्शन। देखो बच्चों, जब भी मैं सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा और डायरेक्शन मुझे फाइंड आउट करनी होगी तो अगेन मेरे को याद आएगा मेरा राइट हैंड थंब रूल। लेकिन बच्चों अब थंब रूल को मेरे को थोड़ा सा यहां पे चेंज करना होगा, या मैं कह सकता हूं एक तरीके से उल्टा करना होगा। थंब रूल में जो मेरा थंब था वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करंट की डायरेक्शन बता रहा था। अब यहां पे ऐसा कुछ तो है नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर है ही नहीं। जब स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, मेरी करंट जो है क्या है, सर्कुलर फॉर्म में, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा कि मान लीजिए मेरी करंट जो है वो कर्वेचर ऑफ फिंगर से शो होती है, तो मेरा थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। बस ध्यान ये रखना है, ये थंब मेरे को उस पॉइंट पर रखना है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। मैं लगाता हूं, थंब मेरा ये लग गया सेंटर पे क्योंकि यहां मुझे चाहिए था, और करंट मेरी सर्कमफ्रेंस पे है, क्लॉकवाइज है तो मैंने इसको ऐसे लगाया। अब मेरा थंब अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंदर का मतलब मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस से शो कर सकता हूं, माइनस का एंड कैप कह सकता हूं, या परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ पेपर बोर्ड ये कह सकता हूं। तो इस तरह से मैं निश्चित रूप से यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूंगा। आई होप सो ये सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एज वेल एज सीबीएसई में भी। तो एक छोटा सा पार्ट है, एप्लीकेशन है किसका, बायोसेवर्ट्स लॉ का। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात हमने यहां आगे दे रखी है नोट्स की फॉर्म में, तो आप इसको परस्यू कर लेंगे। स्पेशल केसेस में भी आगे ना हो तो आप लोग उसको रख लेंगे। ये कॉन्सेप्ट सारा दिया, sin 90 की वैल्यू हम लोगों ने दे दी, फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन किया, 2 पाई आर प्लेस कर दिया, 2 पाई आर के बाद में जनरल फॉर्मूला दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो बातें थी, स्पेशल केसेस थे, वो यहां नहीं है, तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स जब करते हैं तब जरूरत आपको होती है। नेक्स्ट देखिए, मेरा सर्कुलर लूप तो है, लेकिन अब मैं मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट करना चाहता हूं वो सेंटर पे फाइंड आउट नहीं करना चाहता। मैं सेंटर से दूर कहीं जो इसका सेंटर से पास आउट होने वाला क्या है, एक्सिस है, उसके ऊपर फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक है, तो फिगर को ध्यान से देखें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। बड़ी आसान सी फिगर है, मजेदार सी फिगर है। फिगर पे दिए हुए सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको देखें, जो वेरिएबल्स हम लोगों ने चूज कर रखे हैं उनको देखें, फिर हम आगे बढ़ाएं। चलिए देखो बच्चों, यहां ये मेरे पास कोई भी क्या है, लूप है, करंट कैरिंग लूप है। मैं इसके एनालॉगस ये रिंग आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये रिंग इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। अब इस रिंग के सेंटर से पास आउट होने वाला एक्सिस, ये सेंटर से पास आउट होने वाला एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर ये मेरा यहां पे कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मैं इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, आप देखिए जो लेफ्ट में बच्चे बैठे हैं उनको अलग दिखाई देगी, जो राइट में बच्चे बैठे हैं उनको अलग दिखाई देगी, बिकॉज ऑफ जो
टू डायमेंशनल पेपर के ऊपर थ्री डायमेंशनल फिगर बनाने का एस्पेक्ट है वो शायद हम लोगों को नहीं पता है, इसलिए। वरना तो इसको कहीं से भी देखोगे एक ही दिखेगा। मैं क्लू देता हूं आप लोगों को, जब भी हम कॉइल बनाते हैं तो उसमें एक साइड में ये डॉटेड लाइन शो करते हैं, कंप्लीट लाइन शो नहीं करते। इसका मतलब दैट इज द बैकवर्ड पोर्शन। अगर मैं इस बीम की बात करता हूं तो देखो जो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा डॉटेड लाइन से शो होगा अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं। मैं नजदीक लेके आ रहा हूं, जूम कर रहा हूं इसको, ये लूप है। अब इस लूप का ये वाला पोर्शन अगर मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाना है तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा। अब ये हो गया, ठीक है। फ्रंट वाला जो पोर्शन होगा उसको मैं सॉलिड से शो करूंगा और जो बैक वाला पोर्शन होगा इसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगा। दैट इज द कांसेप्ट बिहाइंड द थ्री डायमेंशनल फिगर्स ऑन टू डायमेंशनल पेपर। चलिए अब इसमें अगर मैं देखता हूं बच्चों तो ये पीछे वाला पोर्शन हो गया और ये करंट जो है वो पीछे से आगे की तरफ आ रही है। तो देखो बच्चों, ये देखो यहां करंट की डायरेक्शन अगर मैं देखता हूं तो ये आप लोगों को कैसी दिख रही है, जरा देखो। जिधर मेरा हाथ है उस तरफ से मैं इसको ऐसे घुमाते हुए लेके आ रहा हूं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ज्यादातर बच्चे फाइनल एग्जामिनेशन में डायरेक्शन देने में ये गलती कर देते हैं, तो यहां मुझे थोड़ा एम्फसाइज करना था। आई होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये जो लूप था, इस लूप की जो रेडियस है वो हमने यहां a कंसीडर कर रखी है। इट मे बी समवेयर ये कंफ्यूजिंग हो आप लोगों को, लेकिन बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। जो पैरामीटर्स आप लोगे उसी के अक्रॉस आप लोगों का फाइनल डेरिवेशन भी निकल जाएगा। पैरामीटर्स अगर आपने गलत ले लिए, यहां पे नोटेशंस आपने कुछ अलग ले लिए, तो आपका रिजल्ट भी जो है वो मैच नहीं करेगा। तो हमेशा बुद्धि से काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं पहले यहां क्लियर कर दे रहा हूं कि हम लोगों ने यहां पे इसकी रेडियस को a कंसीडर किया है। सेंटर से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहां पे r से डिनोट किया हुआ है। और ये जो एक तरीके से हाइपो बन गया, क्या बन गया? हाइपो, जस्ट लाइक दिस। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो हाइपो बन गया इसको s से हम लोगों ने डिनोट किया है, ठीक है। वेक्टर दिखा रखा है, डायरेक्शनल होगा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां जो बनने वाला एंगल है किसके बीच में, एक्सिस के बीच में और इस लाइन के बीच में जो बनने वाला एंगल है इसको फाई से कंसीडर किया है। ऑब्वियस है सेंटर से है तो दोनों ही तरफ ये एंगल फाई होगा। और इवन अगर मैं देखूं तो ये सॉलिड एंगल का कांसेप्ट होगा लाइक दैट। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? अब मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा, तरीका मेरा वही होगा इंटीग्रेशन वाला। क्या करूंगा? एक छोटा सा पोर्शन यहां पे चूज करूंगा, दैट इज डीएल। डीएल पोर्शन मैंने चूज कर लिया। डीएल में से फ्लो होने वाली करंट अगर मेरी आई है, डायरेक्शन डीएल को मैं वही दूंगा जो आई की डायरेक्शन होगी, तो ये मेरे पास करंट एलिमेंट बन गया। और इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। आई होप सो ये बात क्लियर होगी आपको। अब इस एलिमेंट की वजह से मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, तो डियर स्टूडेंट्स डीबी कहना बहुत आसान सा काम है। कोई भी स्टूडेंट कह सकता है कि साहब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डीबी बनेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस डीबी की वैल्यू को फिर मैं आगे कैसे फॉर्मुलेट करता हूं, कैसे निकालता हूं, ये जरा समझने की बात होगी। चलिए अब डीबी जो मेरे पास यहां पे आ गया, ये होगा मेरे पास अगेन म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर एस स्क्वायर। मैंने एस स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे मैंने एस ले रखा है। अगेन दैट इज व्हाट? साइन फाई या थीटा, जो भी एंगल मैं कंसीडर करता हूं। चलिए मैं यहां पर थीटा ही कंसीडर करता हूं। तो बच्चों इस थीटा की वैल्यू जरा देखो, कोई ध्यान से देख के बताओ मेरे को कि क्या होगी इस थीटा की वैल्यू। नो डाउट क्या होगी बच्चे, जल्दी बताओ। क्या 5? नहीं, 90 होगी। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? फिर देख लीजिए ये आपके पास में क्या है? सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस मान लीजिए ये डायरेक्शन आपने दे दी या एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये डायरेक्शन दे दी। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ये देखता हूं तो देखिए 90 है या नहीं है। इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 90 बस। तो फॉर्मूले में यहां जो मैं लगूंगा ये मेरे पास 90 होगा। अब कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर आगे तो हम देख रहे हैं इसमें आइडियल साइन फाई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, उस फाई का भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए अब देखो बच्चों, ये मेरे पास यहां पे कोई कंपोनेंट मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का जिसको मैंने डीवी कहा। अब इस डीवी को फर्दर मेरे को रिजॉल्व करना है। क्यों रिजॉल्व करना है? क्योंकि यहां पर जितने भी ये छोटे छोटे एलिमेंट है डीएल डीएल डीएल, इन सब की वजह से क्या होगा? एक बंच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगा जो डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट?
और सारे के सारे क्या होंगे, ये 90 डिग्री पे होंगे। कहां से, अपने अपने करंट एलिमेंट से। अब इन सबको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अगर ये एक ही डायरेक्शन में होते तो ऐड करना आसान काम होता, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में तो है नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, इन सारे के सारे डीवी मैग्नेटिक फील्ड्स के बंच को क्या किया है, रिजॉल्व किया है। रिजोल्यूशन वेक्टर हमने कहां पढ़ा था, 11 में पढ़ा था। रिजॉल्व करके कुछ कंपोनेंट्स मेरे यहां सामने आ गए, कुछ कंपोनेंट्स एक दूसरे के यहां ऐसे सामने आ गए। तो जो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे दे आर इक्वल एंड अपोजिट, हैंस बाय दे विल बी कैंसिल्ड आउट। और जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे उन सबको ऐड करके मैं यहां पे आराम से अपना टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकता हूं। दैट इज माय फिलॉसफी। अब मैं समझता हूं अब आगे कुछ नहीं बचता, तो सिंपल सा प्योर मैथमेटिक्स बचता है, फिर इसको ऑलमोस्ट खत्म हो गई इस पार्ट की। चलिए तो बच्चों यहां तक मैंने डीवी की वैल्यू को पढ़ लिया, दैट वाज क्लियर थिंग। अब ये जो मेरे पास वेक्टर है, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट यहां गया और एक कंपोनेंट यहां गया। यहां अगर बनने वाला एंगल फाई है तो ऑब्वियसली इसके सामने ये एंगल फाई कभी भी नहीं लेना इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में पढ़ना है तो यहां पे ये फाई आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में यहां फाई होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे फाई होता है। रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होते हैं वो उसी डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में मेरे पास वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो मेरे उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, उसको सम करने के लिए हमारा फाई जो है वो चेंज हो जाता है, यहां सामने ना आकर के यहां पे आता है। ठीक है, कमजोर दिल वाले बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ना लें, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं कह सकता हूं कुछ दिन के लिए रूट मेमोरी में डालना है, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं कॉम्पिटिटिव के लिए आज से ही तैयारी कर रहे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट यही समझ लेना चाहिए, रटने का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, रटना तो है ही नहीं। चलिए तो बच्चे ये फाई की बात हम लोगों ने यहां पे की, कर देते हैं। अब जरा देखिए ये जो कंपोनेंट है या ये जो कंपोनेंट है पंच है, बहुत सारे हैं, इन सब के कंपोनेंट dv cos फाई तो एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जो कि एक दूसरे को डियर स्टूडेंट्स कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं समेशन ऑफ dv cos फाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, लेकिन जो साइन फाई वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, ये सारे के सारे मेरे एक ही डायरेक्शन में आएंगे। एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, b इज इक्वल्स टू, अगेन यहां पे भी लगाऊंगा समेशन, दैट इज db sin फाई। अब बच्चों इस समेशन के साइन को मैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है वो आराम से मुझे बता पाएंगे कि मैंने इस समेशन को इंटीग्रेशन में क्यों कन्वर्ट कर दिया, जबकि बच्चों मैं इस समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये आप लोगों के लिए एक सोचने का कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे 11 से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, 11th की बिल्कुल बिगिनिंग में जिन बच्चों को मैंने ये सब काम करा रखा है वो आराम से समझ गए होंगे। खैर मैं इसको रिपीट कर देता हूं, बता देता हूं ऐसा क्यों होगा। देखो बच्चों समेशन को इंटीग्रेशन में हम तभी चेंज कर सकते हैं जब सारे के सारे एलिमेंट्स यहां आइडेंटिकल हो। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड सबका सेम हो, तो हम इसको कर सकते हैं। यहां डीवी तो सारे सेम थे, लेकिन जो cos फाई था वो सबके लिए क्या आ रहा था, अलग अलग डायरेक्शंस में आ रहा था। सारे कंपोनेंट्स जो वो अलग अलग डायरेक्शंस में थे, तो हम यहां पे इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहां समेशन को ही 0 लिखना है। जहां तक इसकी बात है तो अब यहां से आगे मैथमेटिकल वर्क करना है। dv की वैल्यू तो आपके पास ये डियर स्टूडेंट्स, और sin फाई सब जानते हैं, ये सामने वाले ट्रायंगल से निकल जाएगा। क्या होता है साहब, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर है यहां पे a जो कि रेडियस ऑफ द कॉइल है, और हाइपो है यहां पे s को अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकता है। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो बच्चों जहां मुझे जरूरत पड़ेगी sin फाई की तो मैं सिंपल सा a अपॉन स्क्वायर रूट में r स्क्वायर a स्क्वायर डाल सकूंगा। तो ये मेरी अब यहां से आगे की फिलॉसफी होगी। मैं समझता हूं सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। एक बार इसको देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। आगे फिर इसके स्पेशल केसेस भी हम लोग करेंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है आगे मैंने नोट्स की फॉर्मेट दे रखा है, यहां से हम लोग इसको सीख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे, बार बार रिवाइज कर लेंगे। समझने के लिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया है। डियर स्टूडेंट्स
लाइट शेड्यूल की वजह से मुझे ये क्लास यहाँ ब्रेक करनी पड़ेगी, 2 मिनट का आप लोग वेट करेंगे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लाइट की हिंडरनेस की वजह से थोड़ा सा बीच में स्लंक आया था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं और अब हमारा जो पर्पज है वो बड़ा सिंपल सा रह गया है कि क्या हम लोगों को मैथमेटिकली यहाँ इंटीग्रेशन करना होगा और ये क्या होगा, dv sin फाई, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को लेना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ। इंटीग्रेशन किया मैंने, dv की जगह पे मेरे पास होगा सिंपल सा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल, जो साइन थीटा था वो 90 था, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ओवर में एस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, और दैट इज साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू भी मैं एक ही बार में प्लेस कर देता हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर हियर ए ओवर हाइपो, दैट इज हाइपो इज एस, तो सिंपली मैं यहां पे प्लेस कर सकता हूं क्या, स्क्वायर रूट में एस की वैल्यू, दैट इज ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो दैट इज द सेम थिंग कॉन्सेप्ट। और उसी तरीके से मैं एस की वैल्यू को यहां पे भी हटाऊंगा तो मैं इसको आराम से प्लेस कर पाऊंगा क्या बच्चों, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और ये आई मेरे पास में यहां आ जाएगा, ए साथ में ऊपर रहेगा, नीचे की बात करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और साथ में जहां इंटीग्रेशन की बात है दैट इज डीएल। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान सा काम हो जाता है। मैं जहां से अपने डीएल एलिमेंट्स को शुरू कर रहा था वहीं पे आकर खत्म कर रहा हूं, तो मैं इसको क्लोज इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, और जैसे ही मैं इसको क्लोज इंटीग्रेशन कर दूंगा तो सिंपल सा मेरे पास आ जाएगा ये 2 पाई ए। बच्चों यहाँ रेडियस मैंने ए कंसीडर कर रखी है, तो मुझे हर जगह पे ए ही प्लेस करना है, गलती से कोई आर प्लेस मत कर देना, बिकॉज ऑफ आर को हमने ये लिया है। और देखिए, आप पूरा पढ़ते हो वो एग्जामिनर को समझ में आता है, लेकिन जहां आप रटते हो तो एग्जामिनर के पास में 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, आपसे उम्र में बहुत बड़ा होता है, उसे 1 सेकंड लगती है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जहां इस तरह की कोई भी एक छोटी सी भी गलती करोगे वो तुरंत समझ लेगा, या तो आपने कहीं से चीटिंग की है, डायग्राम कहीं से ले लिया और डेरिवेशन कहीं से ले लिया, या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बस आप ऐसे ही कर रहे हो। तो एवरेज मार्किंग जो होती है वो उन्हीं स्टूडेंट्स की होती है जिनकी ये इस तरह की प्रॉब्लम्स निकलती हैं, वरना तो फुल मार्क्स मिलते हैं। फिजिक्स में मार्क्स करने का मतलब ही नहीं बनता। चलिए, तो देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको और रिफाइन करके यहां पे लिखना चाहूंगा, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और बात करते हैं यहाँ पे आई ए, और नीचे मेरे पास आ रहा था क्या, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, और साथ में ऊपर मेरे पास में आ रहा था 2 पाई ए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इसकी फॉर्म को आप डिफॉर्म ना करें, ऐसे ही रहे। क्यों, समझिए, ये मेरे पास बन गया क्या, 2 पाई ए स्क्वायर। अगर मैं यहां से 2 पाई को भी अलग कर लूं तो ये बन गया मेरे पास में इस तरीके से 2i और पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पूरी किसका, कॉइल का, अपॉन में नीचे आ गया मेरे पास 4 पाई, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मैं इस 2 को आंसर ना निकालूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इससे 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं और इसे नहीं देते हैं। हमने नोट्स में भी काट के दे रखा है, लेकिन आप लोगों को इसको नहीं इस तरीके से हटाना चाहिए, बिकॉज ऑफ वही जो मेरे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई है, इसकी कंसिडरेट वैल्यू मेरे पास 10⁻⁷ होती है, तो मैं इसको क्यों बिगाड़ूं बार बार, क्या। तो ये मेरे पास यहां पे आता है 2ia, ठीक है। तो बच्चों यह आता है यहां पर मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट 2 पाई ए स्क्वायर आई, ए यहां पे रेडियस है, तो मैं इसको एज इट इज फॉर्म में रन करना चाहूंगा। अब यहां एक स्पेशल केस मेरे पास जरूर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्पेशल केस मेरा ये बन जाता है कि इफ a इज वेरी लेस देन दैट ऑफ r, यहां पे 100 टाइम्स का, 200 टाइम्स का, 1000 टाइम्स का अगर डिफरेंस नहीं है, तो मैं ये वैल्यू डालता हूं कि a इज वेरी लेस देन r।
उस स्थिति में इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्मूले की मेरे को मिल जाती है। तो वो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं। एक चीज और भी आती है कि मान लीजिए ये यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं। क्या है बच्चे? नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं। कोई बात नहीं, मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप सिंपली इसको n से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। n इज हियर नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस तरह से निकल जाएगा। जो अभी इससे जस्ट पहले वाला डेरिवेशन हम लोगों ने किया था जिसमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे? मैं इस पॉइंट को इसके नजदीक ले आऊं, नजदीक लाके सेंटर पे ले आऊं, सेंटर पे ले आऊं तो मेरा r 0 हो जाएगा। तो देखिए इंटरमीडिएट लेयर्स जो मेरे पास हैं उनमें मेरे को क्या करना है? r को 0 करना है। r को 0 करना है तो मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। आई होप सो आप देखेंगे यहां से तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के सेंटर पे मिलेगा। अगर बच्चों आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 निकल रहा था। सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 निकल रहा था, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां मैक्सिमम होगा। तो हम ऐसे भी यहां कह सकते हैं कि जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 था वहां मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा दूर जाने में कम हो रहा था वैसे वैसे यहां पे बढ़ रहा था 1/r² के टर्म्स में। तो उसी तरीके से यहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। अब मैं इसको ये सीखना चाहूंगा कि किस तरह से लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, किस तरह से लिखना है एग्जाम में, ये बात हम लोग यहां पे समझते हैं। बड़ा आसान सा काम है। जरा देखिए, ये पहले मैंने नॉर्मल फॉर्मूला लिखा, थीटा 90 होता है, पूरा एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने क्या इसका स्पेशल फॉर्म लिख दिया। इस स्पेशल फॉर्म के बाद में मैंने इन दोनों कंपोनेंट्स को आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। एग्जाम में कैसे लिखना है बाकी मैंने तो समझा ही दिया आपको। फिर आपने वैल्यू लेकर के इसको कर दिया और सर्कमफ्रेंस जो इंडिकेशन dl था उसको 2πa लिखा, 2πa लिखा तो ये आ गया। अब इसमें देखिए आई कैप यानी डायरेक्शन और दे रखी है। तो मैं डायरेक्शन के लिए अभी रूल आपसे डिस्कस करूंगा, तब आपको बताना चाहूंगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं देन यू मे से हियर NIA²। सिंपली यहां जो ऊपर 2 आ रहा था उस 2 को नीचे कैंसिल आउट कर दिया है पाई के साथ में। तो डोंट वरी, आपने नहीं काटना है। अब अगर सेंटर पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, किस पर बात करता हूं? सेंटर पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स? वही लिमिटेशंस डालनी होगी जो मैंने अभी लिखा था कि r की वैल्यू 0 करनी है। जैसे ही मैं सेंटर पे r की वैल्यू 0 करता हूं तो मेरे को जो फॉर्मूला है वो डियर स्टूडेंट्स कुछ मजेदार से कॉन्सेप्ट में मिल जाता है। दैट इज दिस वन, म्यू नॉट कैपिटल N IA²। यहां पे मेरे साथ में ऊपर 2π आ रहा था, नीचे 4π आ रहा था, तो मेरे को काटना नहीं चाहिए, ऐसे ही रखा रहना चाहिए इसको। तो बच्चों मैं इस तरीके से इसको लेकर के आ सकता हूं। जो r वाला टर्म था उसको मैंने यहां से हटा दिया है। इस तरह से अगर मैं देखता हूं तो b मेरे को सेंटर पर मिलेगा म्यू नॉट NIA/2πa3। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। ये हमने एक्सेल पॉइंट्स की बात की। अवे फ्रॉम में उल्टी कंडीशन हो गई क्या कि आप सेंटर से बहुत ज्यादा दूर हो। जब सेंटर से बहुत ज्यादा दूर हो तो आपका a जो है नेगलेक्ट हो जाएगा। जो जनरल फॉर्मूला था उसमें से a नेगलेक्ट हो जाएगा। a नेगलेक्ट हो जाएगा तो 1/r³ की प्रोपोर्शनलिटी में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, मान लीजिए ये आपका इधर नीचे r है, कॉइल के सेंटर से आगे जाने वाली जो डिस्टेंस है वो r है, और ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों ये ग्राफ आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ये पैरेलल हो जाएगा 1/r³ की प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। अब अगर दूसरी तरफ की बात करोगे तो बच्चों दूसरी तरफ ये ग्राफ आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे हमने ग्राफ भी दे रखा है, वो भी देख लेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी क्वेश्चन हम लोगों से खूब पूछा जाता है, इसलिए किसी भी चीज को यहां आसान तो छोड़ना ही नहीं है। सारी चीजों को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी सीख के चलना है। चलिए अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चे। तो डायरेक्शन में बड़े नए नए कॉन्सेप्ट होंगे, बड़ी मजेदार सी बातें होंगी। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें बताना चाहूंगा। देखें, चलिए देखो बच्चों, ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है। ये मैंने यहां पे ऐसे रखी हुई थी, ऐसे रखी हुई थी। अब मैं आपके सामने इसको ऐसे लेके आ रहा हूं। दैट इज द कांसेप्ट फॉर कॉइल। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे को यहां पर निकालना था, ठीक है। इसके लिए मैंने जो रूल पढ़ा था अभी 2 मिनट पहले, वो रूल क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है।
आपकी तरफ से अगर मैं यहां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो यही मेरे को अपनी आईज को रखना है इसी जगह पर, और आई को यहां रख करके अगर मैं इसको देखता हूं क्लॉकवाइज करंट मेरे को दिखती है तो कर्वेचर ऑफ फिंगर को क्लॉकवाइज रखना है, और जहां मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां पर अपने थंब को रखना है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, कॉइल के अंदर है। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? हैव अ डाउट? चलिए अब इस चीज को मैं जरा यहां पे देखता हूं, इस फिगर को मैं जरा उल्टा कर देता हूं बिकॉज ऑफ हमारी जो कॉइल थी वो उसी फॉर्म में बनी हुई थी, तो मैं इस फिगर को उल्टा करूंगा बच्चे, बस 2 मिनट का वेट करेंगे। चलिए यहीं पे हम लोग इस चीज को देख लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं फिगर को। अब जरा देखते हैं हम लोग, यहां से मैंने ये देखा तो ये वाली चीज इस तरीके से करंट मेरी फ्लो हो रही है, और मैंने ये फिंगर्स को लगाया तो अब मेरे को ये उल्टा लगाना होगा, बाहर की साइड पे मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं तो ऑब्वियसली ये मेरा होगा लाइक दैट। तो लाइक दैट मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये हो गया अंदर, यानी इस तरफ से अंदर, यहां से अंदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये हो गई, और मैं क्या देख रहा हूं ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इस जगह से क्लॉकवाइज है, मतलब जहां मैं खड़ा हूं वहां मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहां से मेरे को ये करंट क्लॉकवाइज दिख रही है, और जब क्लॉकवाइज दिख रही है, ये क्लॉकवाइज दिख रही है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो मैं इसको लिखता हूं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कहां से? इस तरफ से। ऑब्वियसली अगर मैं किसी चीज को यहां से देखूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। आप ये काम करके देख सकते हैं, सबके पास में कड़े हैं या बैंगल्स हैं, व्हाटएवर जो भी आपके पास में, आप देखेंगे अगर एक कॉइल में एक ही करंट एक तरफ से देखी जाती है तो क्लॉकवाइज दिखती है, और दूसरी तरफ से देखी जाती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। तो आपने हमेशा अपनी आईज को प्लेस करना है एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां भी आप निकालना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड कर्ल रूल की हेल्प से मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से ऐसे मिल गई। अब देखिए अंदर से ऐसे मिल गई, इसका मतलब क्या है? जब भी मैं यहां बार मैग्नेट की बात करूंगा, अभी तक मैंने नहीं किया, मैं बार मैग्नेट की बात करूंगा। बार मैग्नेट में एक तरफ मान लीजिए साउथ पोल है, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल है। अब ये नॉर्थ और साउथ कैसे डिजाइन होते हैं, क्या होता है, ये सब बात अभी आगे पढ़ाएंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, जबकि बार मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो नॉर्थ से साउथ होती है। तो बाहर से देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, और अंदर देखोगे तो ये मिलेगा। इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कंटीन्यूअस कर्व होती हैं। देखो यहां पे दिखा भी रखा है, दैट इज क्लोज, दैट इज क्लोज। अब ये और बड़ा सर्कल बनता क्लोज, और बड़ा सर्कल बनता क्लोज, ये भी कहीं ना कहीं और बड़ा सर्कल बना करके क्लोज होगा। तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न इन ए करंट कैरिंग कॉइल और लूप। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो ये राइट हैंड कर्ल रूल की हेल्प से यहां आगे आ भी गया, राइट हैंड कर्ल रूल, दैट इज नॉट थंब रूल। कर्ल को पाम भी कहता हूं मैं, राइट हैंड पाम रूल भी कहता हूं। तो पाम रूल के लिए कर्ल रूल के एक ही बात है। तो ये रूल मैंने आपको समझा दिया, इसको डिफाइन कैसे करना है ये मैंने नीचे दे रखी है, आप यहां से डिफाइन अपनी लिख लेंगे, ठीक है। और सो कॉल्ड कुछ बच्चे 2-4-5% रट लेंगे, बाकी रटने से काम नहीं चलेगा। चलिए, तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से एक रूल और पढ़ सकता हूं, और उस रूल को मैं कहता हूं क्लॉक रूल या एंड रूल। देखो बच्चों, मैंने पहले बताया था यहां पे कुल मिलाकर के 9 रूल्स आने वाले हैं, और उन 9 रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, किसके लिए अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन 100% आप लोगों को मिलना ही मिलना, रोक ही नहीं सकता कोई, एक कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि अब ये 9 मार्क्स की यूनिट है, तो इसमें से क्वेश्चंस के नंबर भी 1 मार्क्स को इंक्लूड कर दूं, कई सारे बनते हैं, तो हो सकता है कई सारे क्वेश्चन भी मिल जाए इन रूल्स के ऊपर। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है मेरा एंड रूल, वो क्या है समझिए। मैं किसी भी कॉइल के, कॉइल अगेन अपने हाथ में ले लेता हूं, मैं किसी भी कॉइल के एक एंड पे खड़ा होऊंगा, देख रहा हूं कि मेरे को यहां पे क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है।
ऑब्वियस है, दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अब वही करंट मेरे को यहां पे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, बस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको मेरे को ऐसे लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जहां से मेरे को करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखती है वहां पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। ऑब्वियस है, जहां से क्लॉकवाइज दिखेगी वहां पे साउथ पोल डेवलप होगा। सिंपल। जब आप कॉइल के अंदर से देख रहे हो, कॉइल के अंदर से देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होंगी, और जब कॉइल के बाहर से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, तो नॉर्थ से साउथ होंगी। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर मेरा कॉइल के अंदर से देखने का है तो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और बाहर से है तो नॉर्थ से साउथ होंगी। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू डायरेक्शन। तो मैं समझता हूं आपको दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड कर्ल रूल क्या होता है, और दूसरा रूल आप लोगों को जो एंड रूल है या क्लॉक रूल है वो भी क्लियर हो गया होगा। किसी भी रूल से निकालोगे डायरेक्शन सेम निकल के आएगी। डायरेक्शंस ये देखिए, यहां मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है, आपको दे रखा है कि अगर क्लॉकवाइज सेंस है तो साउथ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो नॉर्थ बनेगा। बाकी जब न्यूमेरिकल्स करोगे मजा आएगा। अब वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन रेजिस्टेंस, अभी मैंने एक ग्राफ आधा आधा करके दो जगह बनाने की कोशिश की थी, आप लोगों को समझाया था। इस ग्राफ को हम लोग फिर समझ लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये आपका यहां पे कॉइल है, ये कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर पासिंग टू सेंटर है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे 1/r³ की प्रोपोर्शनलिटी में मेरा कम होता चला जाएगा, लाइक दैट पैरेलल हो जाएगा ये इस एक्सिस के, नीचे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से दूसरी तरफ जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जरूर अलग होगी, लेकिन वो भी 1/r³ की प्रोपोर्शनलिटी में कम होता चला जाएगा। दैट इज द कांसेप्ट। तो बच्चों, छोटे छोटे ग्राफ होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं, स्पेशली नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नीट में ऐसा मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 साल से कि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया है। अगर आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले नीट के पेपर को देखोगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस की भरमार होती थी। अब नो डाउट जो क्वेश्चन 5-6 साल पहले नीट में आते थे या आज से 20-25 साल पहले आईआईटी में आते थे, वो अब आपके सीबीएसई के जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो है। बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। तो जो संडे में आप लोगों का टेस्ट होता है ऑनलाइन, उस टेस्ट को आपने जरूर अटेंड करना चाहिए। उसमें आपको जो आसान वाले क्वेश्चंस हैं, जो कंपैरेटिवली 1 मार्क्स में सीबीएसई में पूछे जाते हैं, वो तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। बीच बीच में 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही, देखिए 25 क्वेश्चंस होते हैं। अगर संडे में मैंने 25 क्वेश्चंस कर लिए, तैयार कर लिए, तो देखिए महीने में 4 संडे होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके, सॉरी 100 क्वेश्चन तैयार हो गए। 100 क्वेश्चन एक महीने में, और 10 महीने पढ़ाई की मैंने, 1000 क्वेश्चन तैयार हो गए। आई मेक गारंटी कि ये जो आपका आईआईटी मेंस होता है, जिसके बेसिस पे बिना कैपिटेशन के कई सारे कॉलेज मिल जाते हैं, जैसे आईपी मिल जाता है, इवन डीसीई भी मिल सकता है, तो ये बड़े आराम से मिल जाएंगे अगर आप ईमानदारी के साथ मेरे इन 1000 क्वेश्चंस को फिजिक्स में कर लेते हो पूरे साल के अंदर। नहीं करते हो तो भैया फिर तुम्हारी मर्जी। अब सिर्फ फीस देने से या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाने से या बड़े बड़े सो कॉल्ड जिनका ऐड आता है, वो शाहरुख खान जी आकर के ऐड करते हैं, भैया मेरे को समझ नहीं आया शाहरुख खान ने कब जो है पढ़ाई की थी, जिसके बेसिस पे वो आज बड़ी बड़ी फर्मों का ऐड कर रहा है। तो बच्चों, अभिनय एक अलग चीज है, उस अभिनय के चक्कर में ना पड़ो, जो रियल ट्रुथ है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और उसके बेसिस पे अपना काम करो। चलिए, एज यूजुअल डियर स्टूडेंट्स, जब तक हम लोग किसी कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल नहीं करते तब तक मजा नहीं आता। आपका पता नहीं, मुझे तो नहीं मजा आता। तो निश्चित रूप से मैं अब 1-2 क्वेश्चन की डिस्कशन यहाँ पे आप लोगों को देना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाए। सर्कुलर कॉइल के 2 काम हमने किए हैं, एक हमारा नॉर्मल सेंटर में निकाला था, फिर दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव केस निकाला था जिसमें हम लोग एक्सेस से बाहर चले गए थे। उन्हीं पे बेसिस हमारा ये क्वेश्चंस होंगे। 5-6 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, 2 मैं करा देता हूँ, 3 मैं करा देता हूँ, बाकी के आप लोग असाइनमेंट की फॉर्म में कर लीजिएगा, आपका पक्का हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब देखिए जिन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है उनको पता होगा, नहीं पता तो यहां समझ लीजिए।
बोर का मतलब हाइड्रोजन का क्या है, सिंपल सा वो कहता है कि प्रोटॉन यहां सेंटर पे है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में। सारे सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं होते, लेकिन बोर कह रहा है ऐसा, मान लीजिए। न्यूक्लियस क्या है जी, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस ऑफ दिस। अब इसका जो रेडियस है वो रेडियस हमें दे रखा है क्या, 5.11। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे माइनस मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे आर सीधे सीधे लिख दिया, जबकि इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था उसमें हमने इसको ए ले रखा था। तो फॉर्मूला इसमें ध्यान रखना कि हमारा आर कहां पे था, ए कहां पे था। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी। टी क्या है, पूरा एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, दैट इज कैपिटल टी। ये कितना है जी, ये है मेरा 6.8 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज या पर सेकेंड। क्या पूछता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। सेंटर पे आपने निकालना है, सर्कुलर लूप है मान लीजिए, और सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है, बड़ा आसान सा काम है। और छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने जो फर्स्ट डेरिवेशन किया था उससे भी कर सकते हो आप लोग, इसको सेकंड डेरिवेशन की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो देखिए बच्चों क्या है, बड़ा मजेदार सा केस ये रहा था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूले की बात करनी है, तो फॉर्मूला मेरा क्या था, फॉर्मूला मेरा था b इक्वल्स टू म्यू नॉट i ओवर 2r। दैट इज ये फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन था आज की क्लास में वो वाला। ये एक अलग बात है, मैंने मना किया था कि भैया इसको सेपरेट मत करो, मैंने तो पढ़ाया था आपको म्यू नॉट ओवर 4 पाई और यहाँ पे पाई इंटू आई ओवर क्या था जी, r। मैंने तो ऐसे पढ़ाया था, और ऐसे भी नहीं सर, मैंने तो आपको ऐसे पढ़ाया था म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर r इंटू अल्फा। गणित का कॉन्सेप्ट यहां पे 2 होगा, ठीक। मैंने तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया था, ठीक है। और ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, कोई केस बचेगा ही नहीं, आई की गारंटी, ठीक है। तो पूरा चक्कर है, पूरा चक्कर है, तो अल्फा की जगह पे 2 पाई डाला हुआ है, वैल्यू आपके पास में है, आई निकालना है, आई निकाल सकते हो। क्या निकलता है साहब, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। क्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा, दैट इज हियर। और जो टी है या 1/t है, 1/t की फ्रीक्वेंसी हो गया, तो सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से पहले उसने यहाँ पे करंट निकाला, और ये यहाँ पे एनी में लिख करके न्यू ही लिख लो, ज्यादा अच्छा होगा। एनी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। ये बात रहेगी टेस्ला की, तो छोटा सा टेस्ला नहीं बड़ा सा टेस्ला लिखना है आपने। अब रहता है इसका डायरेक्शन। क्वेश्चन में क्लियरली उसने आपसे डिस्कस किया है फील्ड सेटअप का सेटअप, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब यहां चूंकि स्पिन की डायरेक्शन इधर की थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे भी सोचना होगा, यानी अपनी तरफ से लेट करूंगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मेरा स्पिन हो रहा है तो मुझे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की उसके अकॉर्डिंग देनी होगी, और क्लॉकवाइज अगर मेरा स्पिन हो रहा है, घूम रहा है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग देनी होगी। क्या लगाएंगे, या तो एंड रूल लगाएंगे या तो आप कर्ल रूल लगाएंगे, राइट हैंड कर्ल या राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन दे देंगे। नहीं भी तो डायरेक्शन तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, डायरेक्शन में बी गिवन विद द हेल्प ऑफ पाम रूल। तो इतने से भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, मार्क्स आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करना चाहूंगा। ये देखिए बहुत मजेदार सा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं इसके डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, आपको अच्छा हो जाएगा। Two coaxial loops L1 and L2 radius 3 cm 4 cm are placed as shown in figure. What should be the magnitude and direction of the current in the loop so that net magnetic field at the point O is 0? चलिए, कितना अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो आपको नहीं घूमना है, क्वेश्चन घुमा, क्वेश्चन को घुमा दिया है, आपको नहीं घूमना है। चलिए देखिए, सबसे पहले मुझे ये समझना है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जब मैं इस 3 सेंटीमीटर वाली कॉइल को देखूंगा तो अपनी आईज को ऐसे रखूंगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, और इसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे इस कॉइल की वजह से यानी 4 सेंटीमीटर वाली कॉइल की वजह से निकालूंगा, तो मैं अपनी आईज को ऐसे घुमा लूंगा और यहां निकालूंगा। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो कैंसिल आउट होकर 0 आ सकता है। अगर गलती से दोनों सेम डायरेक्शन के हो गए तो समझ लीजिए कि ये 0 कभी नहीं आएगा। पहला कॉन्सेप्ट।
दूसरा कॉन्सेप्ट, अब मुझे करना क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, मैग्नीट्यूड निकालूं जी पहले, क्या निकालूं, मैग्नीट्यूड, और दोनों मैग्नीट्यूड को आपस में एक दूसरे के बराबर कर दूं। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? उस तरह से मैं करंट को क्या कर लूंगा, कंप्यूट कर लूंगा। अब रहेगी डायरेक्शन की बात, तो बड़ा सिंपल सी कॉन्सेप्ट है जी। क्या कॉन्सेप्ट है, मैं यहां खड़े होकर के अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराता हूं तो यहां पे नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है, नॉर्थ बन जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां से देखूंगा तो ये डायरेक्शन आएगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब मैं यहां देखता हूं तो यहां मुझे निश्चित रूप से इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चाहिए, अपोजिट चाहिए इसके। अब ये कब होगा, ये तब होगा जब यहां पे कहीं साउथ बने, सॉरी, जब यहां पे कहीं साउथ बने या यहां पे कहीं नॉर्थ बने। इसका मतलब यहां से देखने पे इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे खड़े होकर के इसमें एंटी क्लॉकवाइज, अगेन इसमें एंटी क्लॉकवाइज, या इसमें क्लॉकवाइज तो अगेन इसमें भी क्लॉकवाइज। दैट विल बी अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू योर एस्पेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे ये यहां आगे मेंशन किया हुआ है हमने, पहले नॉर्मल फॉर्मूला डाला है। देखो यहां बार बार नोट्स में हम डायरेक्ट फॉर्मूला डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है वही आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए, उसी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म को यूज करना चाहिए। ये एक अलग बात है कि आप उस कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म से बिल्कुल एक तरीके से फैमिलियर है, आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, तो आप उसका ये स्पेशल केस डाल सकते हैं। तो बच्चों डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट यहां नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने एग्जाम में देना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 7, आई थिंक सो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस आपको एज असाइनमेंट आप लोगों को होमवर्क की फॉर्म में दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग लगा लेंगे। ये सारे के सारे नोट्स हमारे ऐप के अंदर अवेलेबल है ही, तो आप वहां से देख लेंगे। चलिए आपके पास में कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये एक लूप है। मान लीजिए मैं पी से शुरू करता हूं, पी से एस पे गया, एस से आई पे गया, आई से आर पे गया और आर से क्यू पे आ गया। करंट यहां पे ये दे रखी है, यहां पे ये दे रखी है, बड़े बड़े एरो लगा दिए मैंने, बस और कुछ नहीं किया। ये इसका सेंटर है, सेंटर पर बनने वाला एंगल अल्फा है। अब आपको ओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों, मैं इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं और इसको 3 कह देता हूं और इसको 4 कह देता हूं। तो यहां पे 4 मैग्नेटिक फील्ड होंगे, B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा और B4 होगा। इन चारों का एलजेब्रिक सम आपको ऊपर मिल रहा है। इसमें से 2 तो जीरो हैं। 4 नंबर देखो, सबसे पहले बैक एंड ऑफ द वायर, ये जो वायर था उसका बैक एंड है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड in earlier classes। fourth end of the wire मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, I have already explained। अब रह गया मेरा 1 नंबर, तो इसमें से आप 4 नंबर को और 2 नंबर को दौड़ाई दो। 1 नंबर देखो जरा, ये वाला सिर्फ इतना सा फिगर देखो, यहां पे बनने वाला एंगल अल्फा है और ये रेडियस जो है वो बी दे रखी है, ठीक है, बड़े वाले लूप के। सिंपल। आपको याद होगा अभी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला हम लोगों ने दिया था जिसमें अल्फा लिखा था एंगल, याद आ गया? यहां भी बाय चांस अल्फा दे रखा है, ठीक है, तो आपको अल्फा एंगल के टर्म्स में ही इसकी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है, तो जो B1 की डायरेक्शन होगी, रसूल लगाओ, कौन सा रूल लगाओगे? राइट हैंड पाम रूल लगाओगे, पाम रूल लगाओगे, कर्वेचर ले ली अंदर की तरफ, तो B1 जो है वो आपका आएगा अंदर की तरफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से निकाल दोगे, जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। अब जरा थर्ड वन की तरफ से देखें, थर्ड वन डायरेक्शन में आपको यहां बना देता हूं, दैट इज लाइक दैट। अब इसके लिए जो रेडियस है वो आपकी a है, तो यू हैव टू प्लेस हियर a, एंगल अल्फा होगा, फॉर्मूला वही लगेगा। अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा देखिए वो बाहर की तरफ होगा, तो B3 जो है वो क्या है? बाहर की तरफ है। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना, दोनों डायरेक्शन अवॉइड है, जिसका भी मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाओगे, बड़े वाले की डायरेक्शन के साथ में अपना आंसर दे दोगे। सॉल्यूशन कैसे लिखना है एग्जाम में जरा समझो। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले आपने B1 निकाला, फिर आपने B2 निकाला,
बीच में चूंकि अपोजिट साइन था इसलिए माइनस का साइन डाला, आंसर निकाल के दे दिया। रिजल्टेंट आप लोगों को अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल देना है। अब इसमें आगे एग्जांपल नंबर 8 है, आपको अपने आप से करना है, बहुत फेबुलस है, सीबीएसई बोर्ड में कम से कम 6 बार आ चुका है पिछले 25-27 साल में, ठीक है। तो ये एक असाइनमेंट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, कीप सेफ, बी सेफ, कंटिन्यूअस पढ़ते रहो।